मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के हमारे नए वीडियो पे, जिस पे हम लोग बात करेंगे कि हम अपने टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन के लेवल्स को कैसे ऑप्टिमाइज़ कर पाए। अभी टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन के बारे में जानने के लिए हमें कुछ चीज़ें याद रखनी चाहिए कि इनको हम लोग कहते हैं सेक्स स्टेरॉयड हार्मोन्स। अभी जैसे ही स्टेरॉयड्स शब्द का यूज़ किया जाता है, लोगों को ध्यान में आता है एनाबॉलिक स्टेरॉयड्स, जो कि काफ़ी हद तक इस तरह से ही काम करते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। बस क्या होता है कि वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं, वो सिंथेटिक फॉर्मेट्स में होते हैं। मतलब दे आर क्रिएटेड इन लैब्स टू मिमिक व्हाट टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन डू एंड दे आर नॉट। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था और इस वीडियो में भी कहूँगा कि हमें मेरे इस चैनल पर मैकेनिज्म्स ज़्यादा डिस्कस करना है। अभी मैकेनिज्म्स क्यों डिस्कस करना है वो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था और अपने हर एक आने वाले वीडियो में बताऊँगा। मैकेनिज्म्स का पॉइंट ऐसा होता है कि हमें पॉइंट ए से अगर पॉइंट बी जाना हो तो सामने वाले से अगर आप पूछो तो आपको वो एक रास्ता बता देगा और आप हमेशा वही रास्ता यूज़ करोगे। लेकिन आपको मैकेनिज्म्स, हालांकि जिसे एक तरह से नक्शा समझ लो, तो आप एक पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाने के लिए बहुत अलग अलग तरह के रूट्स यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए मैकेनिज्म्स जानना इम्पोर्टेंट होता है ताकि आप अपने चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ और उसे तोड़ मरोड़ कर पॉइंट ए टू पॉइंट बी अपने हिसाब से जा पाओ। एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू लर्न। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन में ग्लैंड्स ही नहीं बल्कि कुछ एंजाइम्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि अरोमेटेज। अरोमेटेज हमारी फैट में प्रोड्यूस होने वाला एंजाइम होता है और टेस्टिकल्स में भी बनता है वो एंजाइम। अभी जब हम लोग बच्चे होते हैं, मतलब प्यूबर्टी हिट होने से पहले, हमारे जो रिस्पेक्टिव सेक्स हार्मोन्स होते हैं जैसे कि टेस्टोस्टेरोन लड़कों में और एस्ट्रोजन लड़कियों में, वो काफ़ी कम होता है। बट इवेंचुअली क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग प्यूबर्टी हिट करते हैं तब सर्टेन प्रोसेसेस बॉडी में काम करती है, जिसके कारण ये सेक्सटोरल हार्मोन्स अचानक से बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेट कर देते हैं। इसके पहले मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके कारण कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस आते हैं जो कि लड़कियों को लड़कियां बनाती हैं और मेल्स को मेल्स। सेक्सुअल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट वगैरह ये सब चालू हो जाता है। और जैसे जैसे आपका एज बढ़ता जाता है वैसे वैसे लड़कियों में तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि उनकी एस्ट्रोजन लेवल्स काफ़ी कम हो जाए। मेन में शायद ये हो सकता है कि वो उनके टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स कम हो जाए या फिर नहीं भी हो सकता। उसके ऊपर बहुत सारे पैरामीटर्स डिपेंड करते हैं जो कि हम आगे इन द वीडियो डिस्कस करेंगे। अभी बात करें तो टेस्टोस्टेरोन एक्चुअली करता क्या? टेस्टोस्टेरोन आपको कम्पीट करने में प्रोत्साहन देता है एक तरह से। अभी ऐसा क्यों? तो बात ऐसी है कि बहुत सारे मैमेलियन स्पीशीज़ में बहुत सारे मेल्स रिप्रोड्यूस कर ही नहीं पाते, मतलब दे डोंट इवन गेट अ चांस टू रिप्रोड्यूस। तो टेस्टोस्टेरोन एक काफ़ी अच्छा इंडिकेटर होता है कि सामने वाले मैमेलियन मेल को रिप्रोड्यूस करने को मिलेगा या नहीं। और टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स हेल्प देम टू कम्पीट इन सेलेक्टिंग देयर मेट्स। हेंस टेस्टोस्टेरोन एक तरह से आपको कम्पीट करने में भी काफ़ी मदद करता है। ज़्यादा अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन इवेंचुअली आपके एंग्जाइटी को कम करता है, आपकी नॉवेल्टी सीकिंग बढ़ाता है और उसी के साथ आपका कम्पिटिटिव इंटरेक्शन भी बढ़ा देता है। अभी ये मैकेनिज्म काम कैसे करता है? एमिगडुला करके एक ब्रेन में रीजन होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होता है आपकी इमोशंस को कैरी आउट करने में, आपकी फीलिंग्स को प्रमोट करने में। तो टेस्टोस्टेरोन एमिगडुला के साथ जाके कंबाइन कर जाता है और एक तरह से रिएक्ट करता है, जिसके चलते आपकी एंग्जाइटी लेवल्स कम हो जाती है। अगर टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा बॉडी में तो एंग्जाइटी लेवल्स कम हो जाएंगी और टेस्टोस्टेरोन अगर घटेगा तो एंग्जाइटी लेवल्स बढ़ जाएंगे। अभी नॉवेल्टी सीकिंग क्या होता है? नॉवेल्टी सीकिंग माने एक जो इंसान है उसको अगर कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी है या फिर नए प्रॉब्लम्स को फेस करना है तो वो करने की एक टेंडेंसी होती है, वो एक पर्सनालिटी ट्रेट होता है। तो इंक्रीज अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन आपकी नॉवेल्टी सीकिंग को भी बढ़ाता है। अभी बात ऐसी है कि ऐसी बात नहीं है कि मतलब एस्ट्रोजन मेल्स के लिए बहुत बुरा होता है, नहीं। हम सबको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन के लेवल्स बॉडी में मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक सर्टेन लेवल्स के। तो फिर उससे होता क्या है, एस्ट्रोजन बॉडी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करती है जो कि हम डिटेल में अगले वीडियोस में या फिर फर्दर इन द वीडियो डिस्कस कर पाएंगे। अभी बात यह है कि एस्ट्रोजन अगर बॉडी से, मेल बॉडी से अगर बहुत कम हो गया देन वी विल हैपन टू लूज आवर लिबिडो। और ऐसा देखा गया है कि स्टडीज़ में कि जिन मेल्स में हायर अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन होता है उनका लिबिडो जनरली हाई होता है।
अभी ये बात सच है, गिवन दैट देयर ईस्ट्रोजन लेवल्स आर मेंटेन्ड, देयर मिनिमल ईस्ट्रोजन लेवल्स जो कि नेसेसरी होती है हर एक मेल में, वो अगर मेंटेन हो तो ही आगे काम बढ़ेगा। और सिमिलरली जो फीमेल्स में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन होता है, वो उनके लिबिडो को मेंटेन करने में मदद करता है। अब अभी जो फीमेल्स होती हैं उनको भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मिनिमल लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है, जिसमें सिर्फ लिबिडो ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे चलती है। एक परफेक्ट बैलेंस ऑफ ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन के बोथ मेल एंड फीमेल्स में। इस शॉर्ट में मैंने चश्मा पहन लिया क्योंकि बिना चश्मे के थोड़ा ज़्यादा करीब आकर देखना पड़ता है, बट जस्ट टू बी श्योर दैट यू आर स्पीकिंग राइट एंड यू आर डूइंग एक्शंस राइट। ज़रा चश्मा पहनने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंट के साथ थोड़ा और पीछे आकर अच्छे से बोल पाता हूँ। ओके, लेट्स प्रोसीड। कुछ रिसर्च में ऐसा भी पाया गया है कि जो एक्सपेक्टिंग फादर्स होते हैं उनके टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स 50% से डिक्लाइन कर जाते हैं, और उसी के साथ एस्ट्राडायोन इन जनरल एस्ट्रोजन के लेवल्स 2 टाइम्स बढ़ जाते हैं। ऑल्सो एक बहुत अच्छा नोटेबल चेंज होता है कि कॉर्टिसोल के लेवल्स 1/3 हो जाते हैं। अभी आर्ग्यू किया जाता है कि ऐसा होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बेबी का स्मेल। जो बेबी से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्मेल आता है, वो इन सब पैरामीटर्स पे के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसमें देखा भी गया है कि मेल स्पीशीज़ एट सर्टेन टाइम में ज़्यादा बॉडी फैट पुट ऑन कर लेती है, क्योंकि दिस हैपन्स टू शो कि वो एक सर्वाइवल तरीके से रेडी हो रहे हैं कि दे हैव टू, कि उनको बहुत ज़्यादा रातें बितानी पड़ेंगी, कि अपने बच्चों को संभालने के लिए जागना पड़ेगा, जिसके लिए प्लेंटी फैट स्टोरेज होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। और इसी तरह के रिसर्च एक कंट्रोवर्शियल टर्न देता है ह्यूमंस के लिए फेरोमोन्स के बारे में। अभी फेरोमोन्स कुछ केमिकल सिग्नल्स होते हैं जो कि एक स्पीशीज़ का बंदा रिलीज़ करता है, ताकि वो शारीरिक तौर पर सामने वाले अपने ही स्पीशीज़ के लोगों पर कुछ इफ़ेक्ट्स ला पाए शारीरिक लेवल। अभी फेरोमोन्स का कॉन्सेप्ट ह्यूमंस के लिए काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि कुछ रिसर्च काफ़ी ज़्यादा प्रो है इसके लिए, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है इस चीज़ को, और कुछ रिसर्च काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन करती है फेरोमोन्स के कॉन्सेप्ट को। और यही सब पैरामीटर्स को विथस्टैंड करने के लिए कुछ साइंटिस्ट्स हैं जिनके स्टडीज़ है जो कि ह्यूमंस पे नहीं थे बट अदर एनिमल्स पे थे, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा फेरोमोन्स के चलते काफ़ी ज़्यादा नोटिसेबल चेंजेस देखे। मैं आपको उन स्टडीज़ का नाम बता दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाके चेक कर सकते हो। इट इज़ कॉल्ड ली बूट्स इफेक्ट और ब्रूस इफेक्ट, ये स्टडीज़ के नाम है। प्लीज़ अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है तो जाके चेक करिए। अभी ह्यूमंस में भी इस फेरोमोन्स के होने या ना होने के ऊपर रिसर्च हुआ है। अभी एक रिसर्च है जो कि सपोर्ट करता है फेरोमोन्स के होने का। उन्होंने क्या किया कि आप लोगों ने तो सुना होगा कि जो लड़की बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल सिंक कर जाते हैं, या फिर एक लड़की है जो अपने फ्लैटमेट्स के साथ रह रही है तो उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल सिंक करने लगते हैं। अभी इसके पीछे एक रिसर्च हुआ था जो कि किया था, तो एक साइंटिस्ट थे मैकक्लिंटक, जिन्होंने एक रिसर्च किया ये फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल के सिंकिंग का। तो हुआ यूँ था कि उन्होंने क्या किया, जो टेस्ट सब्जेक्ट्स थे जिनके ऊपर ये टेस्ट हुआ, उनके अंडर आर्म्स में स्वेट पैड्स थे, और वो स्वेट पैड्स के स्वेट सैंपल्स किसी और औरत को सुंघाए। अभी उन्होंने ऑब्वियसली जो स्वेट पैड्स का ओडर था वो ना आए, इसके लिए उन्होंने उसे डाइल्यूट कर दिया अल्कोहल के साथ, ताकि वो ओडर से कुछ परेशानी ना हो, क्योंकि उन्हें जो देखना था, जो टेस्ट करना था, वो फेरोमोन से रिलेटेड था। तो फिर ये रिसर्च उन्होंने आगे बढ़ाया और वो स्वेट पैड्स थे वो किसी और औरत का सुंघाए। टर्न्स आउट कुछ ही दिनों में वो औरत के जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं वो सिंक नहीं किए, लेकिन वो ऑल्टर करना चालू हो गए। वो एकदम एग्जैक्टली सिंक नहीं किए बट वो ऑल्टर करना चालू हो गए। तो ये एक रिसर्च है जो कि प्रमोट करता है फेरोमोन्स के एग्जिस्टेंस का। बट ह्यूमंस में ये आर्ग्यू किया जाता है कि फेरोमोन्स एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि अब ये क्यों है, अगर हमारे पास रिसर्च है फिर भी ऐसा क्यों है। देखिए, जो मैमेलियन स्पीशीज़ है जिनके जो फेरोमोन, या फिर जो भी स्पीशीज़ है जो फेरोमोन्स से को रिएक्ट करते हैं, उनके अंदर एक फेरोमोन्स को डिटेक्ट करने का ऑर्गन पाया गया, एक स्पेशल ऑर्गन जो कि ह्यूमंस में काफ़ी हद तक मिसिंग है, जो कि अब तक डिटेक्ट नहीं हुआ है, बट देयर इज़ एन आर्ग्यूमेंट कि ऑर्गन प्रेजेंट है।
अभी जो ऑर्गन है उसका नाम है याकूब्सन्स ऑर्गन, स्पेलिंग भी लिख दूंगा। ये आर्ग्यू किया जाता है कि ह्यूमंस में एग्जिस्ट करता है, आर्ग्यूमेंट है, कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए अब तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ। इसलिए स्केप्टिकल है हम लोग बहुत ज़्यादा कि ह्यूमंस में फेरोमोन इफेक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। कुछ रिसर्चेस सपोर्ट करती है, कुछ नहीं करती, और इट्स अ टॉपिक ऑफ डिबेट। अभी बिना और ज़्यादा डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, हम लोग अभी बिहेवियरल मेथड्स को डिस्कस करते हैं, जिससे आप अपने टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन के लेवल्स को रिस्पेक्टिवली ऑप्टिमाइज कर पाए और एक अच्छी लाइफ का अनुभव कर पाए, एक अच्छी हेल्थ का अनुभव कर पाए। अभी कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा नोटिसेबल होती है, जो आपके जिससे आपके टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन के लेवल्स को ड्रॉप करने में रिस्पॉन्सिबल पाया गया है। उसका नाम है एपनिया। एपनिया माने अंडर ब्रीदिंग, कम ब्रीथ कर पाना, खास करके स्लीप एपनिया। अभी एपनिया होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है नाक से सांस ना लेना। अगर आप नाक से सांस ना लो तो फिर आपको एपनिया की तकलीफ़ हो सकती है, और मुंह से सांस लेना काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है इन द लॉन्गर रन। बात ऐसी है कि अगर आप नाक से सांस लोगे तो उसके कुछ कॉस्मेटिक बेनिफिट्स भी है, जैसे कि अच्छा जॉ का डेवलपमेंट। बाय बाय। और बस इतना ही नहीं कि कॉस्मेटिक इफ़ेक्ट्स की बात ही नहीं है। अगर आप मुंह से सांस लेते हो ज़्यादा, जैसे हम माउथ ब्रीदर भी कहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो जॉ का स्ट्रक्चर है वो बिगड़ने लगता है, जो कि इवेंचुअली आप सिर्फ कॉस्मेटिक ही नहीं, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, जैसे कि आपका पुअर ऑर्थोडोंटल डेवलपमेंट, दांतों का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता, पूरे मुंह का स्ट्रक्चर बिगड़ने लगता है, आपको इवेंचुअली बहुत ज़्यादा सांस लेने की प्रॉब्लम्स होने लगती है। जी हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि वीडियो का नेक्स्ट पार्ट अगले दिन पे शूट होना है और मैंने कल बात भी कटा लिया था, सो या कंटिन्यू करते हैं अपनी इस पूरे कॉन्वर्सेशन को। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि एपनिया एक बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम स्नोरिंग जैसी चीज़ों को अपने जीवन में इग्नोर कर देते हैं काफ़ी ज़्यादा, और इंडियंस तो काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो हम लोग स्नोरिंग या फिर स्नोरिंग को काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइज कर देते हैं। स्नोरिंग अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब यही होता है कि आपको स्लीप एपनिया है, आप स्लीप में अच्छे से सांस नहीं ले पा रहे हो अपने नाक से, और आपको मुंह का ज़रिया लेना पड़ता है सांस लेने के लिए। तो प्लीज़ एक स्लीप कंसल्टेंट को, एक स्लीप के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाइए, कंसल्टेंसी लीजिए एंड फिक्स द इशू। क्योंकि स्नोरिंग अगर आप फिक्स कर दोगे तो काफ़ी सारा प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा एपनिया से रिलेटेड। और अगर आपको घरेलू थोड़ी मदद चाहिए तो देखो, ये थोड़ा सेफ़ है कि नहीं पता नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो जस्ट ट्राई इट। मैं सजेशन दे रहा हूँ बाय द वे। तो आपको क्या करना है, टेप लेनी है, रात को सोने से पहले मुंह पे लगाना है, सो जाना है। आपको सांस लेने में अगर स्नोरिंग से आपको छुटकारा मिल जाएगा हफ्ते भर की प्रैक्टिस से मोस्ट लाइकली। मेक श्योर कि टेप ऐसी हो कि आपको जब भी इच्छा हो आप सीधा निकाल पाओ ईजीली, एकदम ईजीली, बिना अपने आप को कोई तकलीफ़ पहुंचा है वगैरह वगैरह। दैट्स इट, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। और अगर फिर भी फिक्स नहीं हो रहा है या फिर प्रॉब्लम ज़्यादा सीवियर है, देन प्लीज़ कंसल्ट अ डॉक्टर, हाईली रिकमेंड। दूसरा सबसे अच्छा मेथड है अपने साइनसेस को डायलेट करने का। साइनसेस को डायलेट कैसे किया जाए? डायलेट करना है मतलब साइनस ओपन करना है। अभी क्या होता है कि आपके साइनसेस बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट होते हैं अगर आपको एपनिया का प्रॉब्लम है, कि अगर आप एक माउथ ब्रीदर हो तो उसे अगर एडजस्ट करना है तो सिंपल सी चीज़ है, मैक्सिमाइज़ करना है आपको अपने नाक से सांस लेने के प्रोसेस को। जितना आप मैक्सिमाइज़ कर पाओगे उसे, उतना ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा आपको। जब भी आप कार्डियो वगैरह करो, थोड़ा दौड़ना वगैरह चालू करो, इतना भी मत दौड़ो कि नहीं कि आपको एकदम स्प्रिंट कर रहे हो, एकदम पूरी ज़्यादा जान लगा के भाग रहे हो, नहीं, नॉर्मल कार्डियो करो, जॉग करो। एंड पूरे जॉगिंग के मेथड में नाक से कंपल्सरी सांस लो। ये अगर आप करते रहोगे तो धीरे धीरे आपके साइनसेस डायलेट हो जाएगी, और एपनिया से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। इन सब के बाद भी अगर फिक्स नहीं हो रहा है तो प्लीज़ कंसल्ट अ डॉक्टर, बेस्ट थिंग टू डू। और डॉक्टर कैसा है, जो कि स्लीप में स्पेशलाइज करता है, प्लीज़ वही आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दे पाएगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह। इसमें आपको मेडिसिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू इम्प्लीमेंट बिहेवियरल टूल्स। मतलब आदतें आपको अपनी अच्छी करनी है और सुधारनी है। तो अगर ये सब करना है तो या एक अच्छे स्लीप स्पेशलिस्ट आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाएगा। ये सब घरेलू मेथड्स ट्राई करके देखो, अगर हो पा रहा है तो। अगर हेल्प मिल गई तो परफेक्ट,
अभी दूसरी चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे जो कि आपको अपने टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के लेवल्स को मैक्सिमाइज करने में मदद कर सकता है, जो कि है व्यूइंग ऑफ लाइट, जो कि मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से करना है, जिससे आपको बहुत सारी मदद मिलती है। एंड अगर हो सके तो प्लीज़ पिछला वाला वीडियो भी देखिए, जो कि पूरा स्लीप के ऊपर है, हाउ टू फिक्स योर स्लीप रूटीन, हाउ टू गेट अ बेटर स्लीप, पूरा स्लीपिंग गाइड है, फॉलो इट एंड इट माइट हेल्प यू। तो लाइट व्यूइंग कैसे मदद करता है, जैसे आप लाइट को देखते हो तो क्या होता है कि उससे आपका डोपामिन के लेवल्स बढ़ते हैं। डोपामिन के लेवल्स बढ़ने के बाद मेलानोसाइट्स के भी लेवल्स बढ़ते हैं। मेलानोसाइट्स क्या होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपको पिगमेंटेशन देने के लिए, जो कि रंग रूप देने के लिए। मेरे बाल काले हैं तो वो पिगमेंटेशन के कारण एक सर्टेन, और जो कि स्किन कलर वगैरह सबके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो अगर बढ़ता है तो टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन के लेवल्स भी बढ़ जाते हैं। तो ये एक मैकेनिज़्म है, इसका फ़ायदा उठा लो। लाइट को व्यू करने के और भी बहुत ज़्यादा अनगिनत फ़ायदा है, जो कि मैंने पिछले एपिसोड में कवर किया था, प्लीज़ उसे भी देख लो, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अगर हम बात करें हीट एंड कोल्ड के बारे में, अभी तीसरा पॉइंट है हमारा हीट एंड कोल्ड, उसके बारे में अगर हम लोग डिटेल में बात करें तो यूजुअली एनिमल किंगडम में ऐसा देखा गया है कि एनिमल्स जो कि रिप्रोडक्शन चालू करते हैं, दैट हैपन्स ड्यूरिंग समर सीजन, समर स्प्रिंग में चालू होता है, क्योंकि तब उनके टेस्टोस्टेरोन, नेचुरली अकरिंग टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के लेवल्स काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। बहुत सारे एनिमल्स अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए हाइबरनेट करते हैं, फिर बहुत सारे एनिमल्स नहीं भी करते, बट दे डोंट रिप्रोड्यूस मच ड्यूरिंग द कोल्डर सीजन्स। तो उसमें क्या होता है कि उनके बेसिकली टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन के लेवल्स ड्रॉप भी करते हैं। इसका लाइट से भी डायरेक्ट कनेक्शन देखा गया, क्योंकि विंटर में लाइट कम होता है। अभी हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, यहाँ पे इतना वैसा सीन नहीं है, बट यस वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये हाँ बहुत ज़्यादा होता है, जो कि कंट्रीज़ बहुत ऊपर है या फिर बहुत नीचे है, वे टुवर्ड्स नॉर्थ या फिर साउथ की तरफ ज़्यादा है, तो उनके पास ऐसा प्रॉब्लम देखा गया। हम लोग इक्वेटर के जस्ट थोड़ा सा ऊपर है, इसलिए हमारे पास इतनी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम देखी नहीं जाती। लेकिन आप लोग भी अगर देखते होंगे कि शायद विंटर के वक्त आप लोग इतना एक्टिव फील ना करते हो, तो उसका काफ़ी ज़्यादा कारण होता है लाइट व्यूइंग, जो कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल भी है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के लेवल्स के लिए। तो यस, जैसे मैंने कहा कि दुनिया में बहुत सारे इंटरकनेक्शंस होते हैं, जिसकी ह्यूमन बॉडी में भी होता है, तो उसी के चलते हमें उसका फ़ायदा उठाने के लिए इसके इन सब चीज़ों के कारण मैकेनिज़्म सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चौथी चीज़ इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, दैट इज़ वर्किंग आउट। अभी तुम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगे कि किस तरह से वर्कआउट करने से हमारे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के लेवल्स पे असर पड़ता है। तो हाँ, बेसिकली क्या करना होता है कि एक सर्टेन टाइप ऑफ वर्कआउट पैटर्न्स आपके टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के लेवल्स को प्रमोट ऑब्वियसली करते हैं। अभी रिसर्च के हिसाब से, प्लीज़ अगेन आई एम सेइंग, रिसर्च के हिसाब से ऐसा पाया गया है कि हैवी लोड्स के साथ वर्कआउट करना और फेलियर तक ना जाना, फेलियर के काफ़ी करीब जाना लेकिन फेलियर तक ना जाना, तो उसमें क्या होता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो जाता है उस वर्कआउट रूटीन में। अभी एक ठीक है, थोड़ा डिबेटेबल लग सकता है कि फेलियर तक क्यों ना जाए, कि बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि फेलियर तक वर्कआउट किया करो, दैट्स बेस्ट। जी हाँ, वो बेस्ट होता है वर्कआउट के हिसाब से, लेकिन टेस्टोस्टेरोन मैक्सिमाइजेशन के हिसाब से अदरवाइज़। और अगर आप सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा होता है कॉर्टिसोल के लेवल्स के चलते। कॉर्टिसोल के लेवल्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर एकदम फेलियर हिट करते हो, तो स्ट्रेस हार्मोन है ना कॉर्टिसोल, तो वो भी रिलीज़ होता है, तो उसके चलते टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है। दैट्स इट। वर्कआउट के हिसाब से प्लीज़ गो टिल फेलियर, टेस्टोस्टेरोन मैक्सिमाइजिंग के हिसाब से अदरवाइज़ थोड़ा सा पहला जो मैंने बोला वो पालो। मैं तो फेलियर तक ही जाता हूँ, मैं बस रिसर्च बता रहा हूँ आपको, जो रिसर्च बता रही है मुझे। ऑल्सो कंपाउंड लिफ्ट्स हेल्प अस प्रोड्यूस मोर टेस्टोस्टेरोन। कंपाउंड लिफ्ट्स करने से टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बढ़ेगा। कंपाउंड लिफ्ट्स माने जैसे डेड लिफ्ट्स हो गए, स्क्वाट्स हो गए, बेंच प्रेसेस हो गए, तो ये तीन कंपाउंड मूवमेंट्स हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ। अगर आपको और पता होगा तो आई डोंट नो, ये तीन काफ़ी फेमस कंपाउंड मूवमेंट्स हैं। तो कंपाउंड मूवमेंट्स के चलते भी टेस्टोस्टेरोन मैक्सिमाइज होता है। अभी सब लोग जो ये देख रहे होंगे वो सब लोग वर्कआउट नहीं करते, नॉट एवरीवन इज़ मच इंटरेस्टेड इन जिम। बहुत से लोग आप में से एंड्योरेंस एथलीट्स भी हो सकते हो, तो एंड्योरेंस एथलीट्स के हिसाब से देखा गया है कि
बहुत लंबे समय तक चलने वाला कार्डियो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के लिए काम नहीं करता पॉजिटिवली। आपके बाकी एस्पेक्ट्स के लिए ऑब्वियसली करता हूँ। अगर आप मैराथन रनर हो तो बहुत अलग बात है, दैट डजंट मेक सेंस हियर। मैं बस टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन मैक्सिमाइजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। और देखा गया है कि स्प्रिंटिंग, बहुत ज़्यादा स्प्रिंटिंग, शॉर्ट टर्म हैवी स्प्रिंटिंग कैन हेल्प यू इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, क्योंकि जिस तरह से वो ब्रेन में नर्व्स इम्पल्सेस क्रिएट करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होता है कंपाउंड मूवमेंट्स के, हेंस ये इफेक्ट कॉपी पेस्ट हो जाता है। फीमेल्स में ऐसा देखा गया है कि जैसे मैंने कहा था कि मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन में बहुत ज़्यादा लैप्स आता है, एस्ट्रोजन के लेवल्स बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर जाता है, और ये फिक्सेबल है। बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें हैं जो कि शायद हम फ्यूचर एपिसोड्स में कवर कर पाए। इस एपिसोड में कवर करना इज़ नॉट फेयर इनफ, क्योंकि मुझे प्रिसाइज रखना है, कंसाइज रखना है, और या हम लोग उसके फिक्सिंग के बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे। तो आगे एक और चीज़ें देखी गई है कि, और जैसे कि वुमेंस में मेनोपॉज होता है, वैसे मेंस में एंड्रोपॉज करके चीज़ होती है। एंड्रोपॉज यानी एंड्रोजन्स की पॉजिंग। तो मेन में ये हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, बहुत सारे पैरामीटर्स डिपेंड करते हैं। अगर आपके जेनेटिक्स अच्छे हो, अगर आप हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अगर आप ओवरऑल खाना पीना का ध्यान रख रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि आपको मेनोपॉज ना, एंड्रोपॉज ना हो। ऐसा भी देखा गया है कि कुछ मेल्स में ऐसा भी पाया गया है कि जो कि सेम अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ कर रहे हैं उनकी 90s में भी, जो कि वो लोग अपने टीनेज में करते थे। ये भी नोटिस हुआ है कुछ स्टडीज़ में। तो यस, ऑब्वियसली जेनेटिक्स भी यहाँ पे रोल प्ले करता है। बाकी यू कैन ऑलवेज एड विद गुड अमाउंट ऑफ गुड ईटिंग हैबिट्स, गुड स्लीप वगैरह वगैरह, जो पैरामीटर्स मैंने अभी पहले डिस्कस किया। अगर हम कुछ सप्लीमेंटेशंस की बात करें जो कि हमारे टेस्टोस्टेरोन और नेचुरल टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के लेवल्स को प्रमोट करता है, काफ़ी अच्छे से बैलेंस्ड आउट रखता है, तो वो है विटामिन D3। विटामिन D3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी डिस्कस किया, अपनी बोन हेल्थ के लिए, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को मेंटेन करने के लिए। और विटामिन D3 का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट भी होता है जो कि आपके जीन एक्सप्रेशंस के चेंज करने में मदद करता है। पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिवली चेंज करते हैं आपके जीन एक्सप्रेशंस को। और उसी के साथ विटामिन D3 के साथ जिंक और मैग्नीशियम, इन सब की सप्लीमेंटेशन भी आपकी गोनाडल हेल्थ को प्रमोट करते हैं और आपके टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के लेवल्स को मैक्सिमाइज़ करने में मदद करते हैं। एक और सप्लीमेंट है क्रिएटिन। क्रिएटिन से होता क्या है कि देखो, अब ये भी रिसर्च थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, शायद मुझे अच्छे से स्टडी करना चाहिए, बट मुझे भी स्टडी करना चाहिए। मैंने एकदम नया नहीं पढ़ा है, जो है जहाँ तक मैंने सुना है और मैंने जो अपने रिसर्चेस पढ़े उसके हिसाब से बता रहा हूँ। मैं वापस आई विल कम बैक टू दिस पॉइंट, दिस स्पेसिफिक पॉइंट, शायद मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता हूँ। तो क्रिएटिन का क्या होता है, क्रिएटिन जिस चैनल में काम करता है, क्रिएटिन जिस तरीके से काम करता है, उसमें 5-अल्फा-रिडक्टेज करके एक चीज़ होती है, उसकी भी इंक्रीज़ होने लगती है। तो फिर जो कि प्रमोट करता है टेस्टोस्टेरोन के टेस्टोस्टेरोन टू DHT के कन्वर्जन में, तो जो कि बहुत ज़्यादा पोटेंट फॉर्म होता है टेस्टोस्टेरोन का DHT, जो कि आपकी मैस्कुलिनाइजेशन, बियर्ड डेवलपमेंट वगैरह इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मैस्कुलिनाइजेशन ऑफ फीचर्स वगैरह, स्ट्रॉन्ग बनाना बोन्स को, बोन डेंसिटी वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। अगर आप अपने टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट भी करा सकते हो कि टोटल टेस्टोस्टेरोन कितना है आपके पास, और जो उसमें जो आंकड़ा आता है विच इज़ अराउंड 300 to 900 के बीच में, जो कि एक नॉर्मल रेंज पाई जाती है। 1000 to 1600 एक बहुत ज़्यादा वाली रेंज है, जो कि बहुत कम लोगों के पास होता है नेचुरल टेस्टोस्टेरोन। बहुत सारे लोग ये एम्फसाइज़ करते हैं कि फ्री टेस्ट के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो फ्री टेस्टोस्टेरोन होता है वो हमारी बॉडी के लिए रेडीली अवेलेबल होता है, क्योंकि मैक्सिमम टेस्टोस्टेरोन एक बाउंडेड होता है बहुत अलग अलग फॉर्मेट्स में, जैसे कि SHBG हो गया, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, और दूसरा हो गया एल्बुमिन। तो इन दोनों के साथ टेस्टोस्टेरोन कंबाइंड होता है। देखो, अभी फ्री टेस्ट को ही बढ़ाना है ऐसा नॉट नेसेसरी, मतलब एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उतना ही इंपॉर्टेंट SHBG और एल्बुमिन बाउंडिंग टेस्टोस्टेरोन है, क्योंकि इनका काम होता है टेस्टोस्टेरोन को एक्चुअली ट्रांसपोर्ट करना। तो ये ट्रांसपोर्ट करता है टेस्टोस्टेरोन को आपके टिश्यूज़ में, जहाँ पर उनकी एक्चुअल नीड होती है, तो वहाँ तक पहुँचनी होगी। तो SHBG और एल्बुमिन का भी, एल्बुमिन बाउंडेड टेस्टोस्टेरोन भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
जो बाकी के सप्लीमेंटेशंस है वो है तोंगटाली और एरिकोमा लुंगोलिया जैक। आई नो साउंड्स वियर्ड बट ये है, ये सपोर्ट करता है आपके टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन को। इस पूरे वीडियो के लिए बस इतना ही, इससे ज़्यादा नॉलेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा और हमें थोड़ा सा कंसाइज रखना है अपने एपिसोड्स को। और उसी के साथ शायद मैं टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन पे एक और एपिसोड कर सकता हूँ, थोड़ा सा और रिसर्च पढ़ के वगैरह वगैरह। आई कैन डू दैट, आई कैन मेक अ गुड बेटर वीडियो। एक और वीडियो हो जाएगा थोड़े और नॉलेज के साथ, एक्सक्लूडिंग द वंस आई हैव टॉक्ड इन दिस वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, और लव यू ऑल, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।